जमात करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, किसानों करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, देश का विकास करेंगे, अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस के महान आप सभी यहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो या बैठा हो, या मेरे बातों को आप देख रहे हैं कांग्रेस की आक्रोश यात्रा वाराणसी जय स्तंभ चौक में पहुंचती है। कांग्रेस की अहम भूमिका में अपना किरदार निभाएगा, यकीनन नोटबंदी का असला काफी करीब आ चुका है। अब मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग में सत्ता परिवर्तन में जन आक्रोश की लहर में एक लहर कांग्रेस का जिंदा करना चाहते हैं साथियों। किसी संघर्ष और परिवर्तन के लोगों ने कहा है कि संघर्षों के साथ कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो गई, आज वो छुप छुप के कांग्रेस में आने का प्रयास कर रहे हैं। जिनको कांग्रेस में बहुत दिया, जिनके पिताजी को 2 बार सम्मानित टिकट दिया, उनको 5 बार दिया, जिनको जो हमारी कांग्रेस में मंत्री बनाया, वो बोलते थे कि कमलनाथ जी बुढ़े हो गए, सिंधिया जी चले गए, कांग्रेस का क्या होगा। आप देख रहे हैं कांग्रेस का दौर आ रहा है, दौर। 1500 गाड़ी आती है ग्वालियर से, 1100 गाड़ी आती है, 1000 गाड़ी आती है। रोज सुनना कोई ना कोई नेता कांग्रेस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? कोई भी आदमी अपने जीवन में घाटे का सफर नहीं करता। सबको लग रहा है समय कांग्रेस का आने वाला है। और मैं बताना चाहता हूं, पहली बार कमलनाथ जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। उन्होंने कहा है जो बुथ का BLA है, जो मंडल में है, जो सेक्टर में, इसके बाद जो कार्ड है, वो कार्यकर्ता किसी भी समय मध्य प्रदेश के सचिवालय में बिना परमिशन के घुस सकता है। पहला नेता कमलनाथ जी जिसे कार्यकर्ता को सम्मान बढ़ाया है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वाराणसी की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वाराणसी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हमको बताना है कि कोई नेता कार्यकर्ता नहीं बनाता, हम कार्यकर्ता मिलके नेता बनाते हैं। हमने चाहे तो लोगों को निर्दलित कर दिए, तो इस बार लोगों के पास सब होंगे, पर ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं होंगे। इस बार हम कांग्रेस में रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, इस बार किसी न किसी आपके बीच के किसी कार्यकर्ता को और आपके पसंद के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। और वाराणसी में बताना चाहता हूं मैं हमारे नेताओं को, आज तक जब से चुनाव हो रहे हैं, 1957 जब से चुनाव हो रहे हैं, पहली बार रिकॉर्ड 2 वोटों से वाराणसी में कांग्रेस का विधायक बनेगा। रिकॉर्ड हो, इस बार कोई नेता छोड़ लेगा, इस बार हमारा कार्यकर्ता छोड़ लेगा, कार्यकर्ता छोड़ लेगा। जनता नहीं चुनाव, हम घूम रहे गांव में, कल हम कर रहे थे, 150 लोगों ने ज्वाइन किए, परसों में लोगों ने हमारे वाराणसी की दुकानों के तिरंगे के गमछे कम हो गए, गमछे कल हम गमछे कम कर रहे हैं। लगातार लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं, लगातार। और आज इसमें मुझे कोई शक नहीं, आज बहुमत नहीं। पिछली बार हमने कांग्रेस को निर्दलीय में समर्थित कर दिया था, और आज देख रहा हूं मैं धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, पूरी कांग्रेस निर्दलीय पूरी फिर कांग्रेस में आ रही है। आज मैं बहुत से लोगों को देखा जिनके साथ में 30 सालों से काम कर रहा हूं, वो आज बड़े उत्साह से हमारे साथ थे। उनको देख के इतना उत्साह आया। वो बैठे सखाराम भावटे का आदिवासी नेता हमारा, वो आरिफ भाई, वो छोटू ठाकरे, वो दिलीप बिसेन, ऐसे ऐसे लोग आज आए, वो बाबूलाल बिसेन, जसलाल भैया, राजेश भैया, रामरमा वाले। आज जो लोग जमीन से निकल के बाहर आए हैं, जो बेस था वाराणसी कांग्रेस का, जिनने लोगों को नेता बनाया था, आज जिस उत्साह से वो दिखे मुझे आज की रैली में, इसमें कोई शक नहीं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सम्मानीय विश्व भगत जी को और हमारे कमलेश्वर पटेल जी को, हिंदा कावड़े जी उस बात का है, पिछले बार हमारे सबसे पहले प्रदेश संगठन से माफी मांगूंगा कि प्रदेश संगठन ने सही निर्णय लिया था और हम उस निर्णय को समझ नहीं पाए, और हमने झंडे और डंडे की लड़ाई में झंडा बचाने के लिए असली कांग्रेस नकली कांग्रेस के नाम पर चुनाव हुआ। असली कांग्रेस के नाम पर वाराणसी के विधायक विद्या जायसवाल का चयन किया, और वो वाराणसी का विधायक नकली निकल गया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। साथियों, वाराणसी का विकास क्या हुआ? वाराणसी में जो सरकार जनाब उस बात का है
कि वाराणसी के घर घर में शराब दुकान खुल रही है, घर घर में शराब बिक रही है। कौन बेच रहा है? कौन बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है? गली गली में शराब किसके संरक्षण में बिक रही है? यदि वाराणसी का टीआईबी यहाँ खड़ा है और दारू पकड़ता है तो उसके साथ भी यहाँ का विधायक गाली गलौज करता है। हमारे बच्चों के लिए जहर घोलने का काम वाराणसी का विधायक कर रहा है। विकास नहीं हुआ। वाराणसी का विकास यदि हुआ है तो 100 से 200 शराब दुकानें खुली है, गली गली में जुआ सट्टे का धंधा हो रहा है, गली गली में गांजा बिक रहा है। यह विकास हुआ वाराणसी में। वाराणसी में क्या विकास हुआ? गुड्डा जायसवाल ने हमारे बुद्धेल बिसेन, राजा अली, जीतू राजपूत जैसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। जब कांग्रेस की बचाने की बात हुई तो हम लोगों ने कांग्रेस का जब झंडा फेंका उस आदमी ने, विक्की पटेल के साथ मिलकर हमने 4-5 लोगों जब झंडा उठाया तो बोले ट्रैक्टर के हमाल है जो झंडा लेके जा रहे हैं। हमने कहा हम झंडा और जोर से बोलो। प्रदेश के कोने कोने में आवाज जाना चाहिए। तो कमलनाथ जी की सरकार बनेगी कैसे? कैसे बनेगी बताओ ना। वोट देने से बनती? अरे यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता होगे तब बनेगी। अब वोट तो सब जीत देते हैं, बाद में उम्मीदवार हार भी जाता है। पिछले एक मिनट पिछले, अरे 1 मिनट तो ठहरो। पिछले बार भी तो कांग्रेस ने टिकट दी थी ना। दगाबाजी हुई थी ना। इस बार तो नहीं करोगे? भैया जीतेगा इस बार। कमलनाथ जी की सरकार बनाना है और भाजपा की शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंकना है। वो जन विरोधी सरकार है, प्रदेश को खोखला कर दी है, कर्ज के बोझ से लद गया है प्रदेश, दिवालिया होने की कगार पे है, ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं, कायदी की जमीन बेच बेच के सरकार चला रहे हैं। वाराणसी की भी जो वेटनरी की जमीन, समझते वेटनरी किसको कहते हैं? पशु हौलदार, उसकी भी जमीन निकल गई। बालाघाट में जीवन बीमा निगम की। मेरे को ये बताओ, कोई भी व्यक्ति जमीन जायदाद पुरखों की कब बेचता है? जब थक जाता है। जब कर्ज हो जाता है। हाँ, ये रही बात है। और हमारे विक्की भैया जीतेगा ना, हम पूरी जमीन निकाल तो ये सरकार जो है, ये सरकार फेल हो गई है। इसको उखाड़ फेंकने में ही सबका भला है। अब सरकार भी फेंकना है और बालाघाट जिले में पागलों का राज भी उखाड़ के फेंकना है। यहाँ पर एक पागल के हाथ में जिले की बागडोर है, जो कई ड्रामे करता है, कई नाटक करता है। अभी नहीं देखे वाराणसी में सबको विधायक बना दिया भाजपा वाले। अब ना सबको, तू भी विधायक, तू भी विधायक, तू भी विधायक, सबको ले गया दिल्ली, भोपाल, कटंगी में सबको विधायक बना दिया, सबको ले जाया भोपाल। और फायदा किसने उठाया? खुद ने। तो इनको क्या मिला? कटंगी वालों को क्या मिला? कोई स्थानीय कह के चिल्लाते रहिए और खुद मंत्री बन गया। क्या बन गया? और भ्रष्ट मंत्री। प्रामाणिक तौर पे मैं बोल रहा हूं, जिसके ऊपर लोकायुक्त का प्रकरण 5 सालों से चल रहा है। किस साल चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फिर केस भेज दिया यहाँ। कहाँ? आय से अधिक संपत्ति का। और ये पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये सब किसानों का पैसा है। ये जब कृषि मंत्री था, मेरी लड़ाई किस बात की थी? मैं कांग्रेस में क्यों आया? कांग्रेस में इसलिए आया मैं, भाजपा में मेरी सुनवाई होती थी नहीं थी। मैंने सरकार में रह के विरोध किया, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ा।
नहीं चलेगा नकली खाद, बीज, दवा। जिंदगी भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। हमको सांसद क्या के लिए बनाए उन्होंने, विधायक क्या के लिए बनाए? उनका शोषण रोकने के लिए, उनको न्याय मिले, उनका जीवन सुखमय हो, उनको सही दवा मिले, सही बीज मिले। ये हमारा दायित्व है, सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मलाई खाने के लिए थोड़ी बने सांसद विधायक। हमको अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। मैंने कई बार आगाह किया, नहीं चलेगा ये नकली खाद, दवा, बीज। ब्रांडेड कंपनी की दवाई दो। किसान को एक तो आदमी नहीं मिलते दवा छिड़कने के लिए। मैं किसान हूँ, 12 घंटे खेत में रहता हूँ। अभी भी मेरा लड़का बी है, अभी भी 12 घंटे खेत में रहता है किसी सांसद पद का अहंकार। आने दे कांग्रेस की सरकार, जेल में नहीं डाले। देखियो ना करुणानिधि का हाल, जयललिता ने कैसा किस्से किस्से लाई थी, वैसा इनका हाल होगा। और 1 महीना बस, और इधर बता देता हूँ आपको, बस खत्म कर रहा हूं मैं। सरकार तो जा रही है, इन पे सब पे कमलनाथ जी भारी है। पूरी भारत सरकार उतार रहा है, पूरी भारत सरकार। 21 बात का संकेत है, यहाँ के सब मंत्री नालायक हैं, उचित नहीं सकते वो, इसलिए केंद्र से ला रहे। क्या चला रहे? पर जनता ने मानस बना ली, जनता ने मानस बना ली है। इस बार माफ नहीं करेंगे। लाडली लक्ष्मी अभी आ गई, 4 साल तक क्यों याद नहीं है? कहाँ गया किसानों का बोनस? इनने तो घोषणा की थी ना, ये तो दे रहे थे ना। कहाँ गया संबल योजना? कोई बिजली की व्यवस्था सुधरी? आज भी मेरा किसान रात के 12 बजे जाता है साहब बिच्छू में पंप चालू करने के लिए। अरे 18 साल बहुत होते हैं किसी सरकार को, इतना समय दिया आपने, अब मत देना। और यहां से आज संकल्प लो, सब हाथ खड़े करो। इस बार हम यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार जिताएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और तुम्हारी नाव पार करने के लिए लाडली बहना आपको 18 साल में याद नहीं आई? जब 18 साल से आपकी सरकार है तब आपको याद नहीं आई लाडली बहना की। और आज आप जानते हैं कि महिला मतदाता जो होती हैं वो जरा भावनाओं में ज्यादा चलती हैं और आधी आबादी महिलाओं की होती है। तो इन्होंने उस नब्ज को पकड़ने का काम किया है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनय है, निवेदन है कि हमारी माता बहनों को सजग करे। और जितनी भी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, सब सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि महिला बहनों को आप समझाएं कि लाडली बहना योजना जो है ये लेखक है, ये झूठ है, फरेब है। सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए, सत्ता आने के बाद फिर क्या होता है कौन जानता है। तो बिल्कुल भी इसमें ना पड़े। माननीय कमलनाथ जी ने अभी, माननीय कमलेश्वर पटेल जी आपको बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को उन्होंने लागू करने की बात कही है। उन्होंने 11 वचन दिए हैं जनता को कि हमारी सरकार आएगी और हमारी कैबिनेट बनेगी तो पहली बैठक में हम इन प्रस्ताव को पारित करेंगे। तो मेरा आप सबसे कहना है कि जुल्म, शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार को खत्म अगर कोई कर सकता है तो हम लोग नहीं कर सकते। हम तो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन अपना लगा दिया हम लोगों ने। पर आपको अभी भी जिस तरह आप लड़ रहे हैं ऐसी बहादुरी से आपको लड़ना है और सत्ता में परिवर्तन करने के लिए आखिरी समय तक आपको सांस अपनी बिल्कुल सांस में सांस रखना है। किसी तरह से डरना नहीं, घबराना नहीं। अभी ये यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है जनता का, ये बहुत बड़ा कारण यही है कि भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त हो गई है और हमारे जनप्रिय नेता सम्मानीय कमलनाथ जी पर पूरा विश्वास करके जनता कांग्रेस का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। इधर 1-1 हजार रुपए अगर अपने लाडली बहना को दे दिए तो उधर निराश्रित पेंशन लुक गई। इधर का उधर, उधर का इधर करके जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, ये सारी स्थिति जो है लोग समझने लग गए हैं। आज
अरे विद्युत की कमी पहले से मध्य प्रदेश में है। जितनी हमारी मांग है उतनी विद्युत उत्पादन हमारे प्रदेश में नहीं होता, मगर पीक सीजन में खरीद कर बिजली जो है प्रदेश के लोगों को दी जाती रही है। पर मामा के खजाने में पैसा ही नहीं है। तभी धान की जो तकलीफ आई थी उस समय भी लोगों ने बहुत डिमांड किया। पहले 10 घंटे बिजली मिलती थी, उन्हें 4 घंटे कटौती करके 6 ही घंटे करके बिजली खरीद के दे ही नहीं सकते। ये आलम है शिवराज मामा के शासन का। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 600 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए दिए हैं, मगर वो रोडों में अभी भी चट्टे नहीं लगे। सिंचाई विभाग का बेहाल है। कोई विभाग जो है पूरी तरह संचालित नहीं हो रहा है। हमने भी इसके पहले दूसरे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखा है। मैंने 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। मैंने सबकी कार्यप्रणाली को देखा है, मगर इसके जैसे मिठलबरा आदमी जो है कभी कोई नहीं मिला है। बातें तो बिल्कुल ऐसी करेगा, लोगों को ठगने का काम करता है। अब इसके दिन पूरे हुए हैं। 18 साल बहुत होते हैं। पिछले बार ही वैसे उसका 15 में खत्म हो रहा था, मगर जैसे तैसे विधायकों को खरीद करके उसने सरकार अपनी कमल। मुझे अच्छे से याद है कि जब कमलनाथ जी वाराणसी में आए थे, उनका वाराणसी में जब आगमन हुआ, इतनी शानदार आप लोगों ने तैयारी की थी और इतनी शानदार आप लोगों ने स्वागत किया कि पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया बालाघाट जिले की हर सभा का। इतनी जबरदस्त सभा आप लोगों की करवाई और बहुत खुश होकर कमलनाथ जी यहाँ से गए, क्योंकि भोपाल में बैठे बैठे वाराणसी की चिंता तो होती है, लेकिन जब वाराणसी में आए और यहाँ का लोगों का जनमानस का भावनाओं को उन्होंने समझा तो निश्चित ही वो यहाँ से बहुत प्रसन्न होकर गए और उस दिन से वो वाराणसी की तरफ से निश्चिंत हो गए। तो पहली बार कमलनाथ जी की यात्रा का स्वागत। दूसरी बार जब हमारी जन आक्रोश यात्रा आई तो कायदे से हम देख रहे हैं कि लगातार आप सब में बहुत उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी जब यहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित होगा तो उस दिन भी ऐसे ही जबरदस्त माहौल वाराणसी में रहेगा। बस थोड़ा ही इंतजार है। सब लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही इशारा करना चाहती हूँ कि जो आपके दिल में होगा, जो आप लोगों के बीच होगा, जो आपकी सोच और समझ में होगा, वही वाराणसी के उम्मीदवार बनेगा। इतना विश्वास आप लोग रखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हमारे कमलनाथ जी, ये दोनों ने जो सर्वे करवाया है उस सर्वे के आधार पे ही कांग्रेस का उम्मीदवार वाराणसी में दिया जाएगा। इतना विश्वास अब कांग्रेस पे रखिए, क्योंकि वाराणसी एक ऐसी विधानसभा हमारे लिए बन गई है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व को समझ में आ, इसलिए वो ऐसी कोई भी कमी वाराणसी के लिए नहीं करेंगे। इतना विश्वास मुझे है। और रही बात जहाँ तक बालाघाट जिले की, तो मुझे आज वो पल याद आ रहा है जब पहली बार हमारे संजय उइके जी जिलाध्यक्ष बनकर बालाघाट में उनका प्रवेश हुआ। नूतन कला निकेतन में कार्यक्रम था और पूरे जिले के लोग, सारे प्रमुख लोग उस यात्रा के साथ उस सभा में उपस्थित थे। और मुझे अच्छे से याद है कि ऐसे ही उत्साह के साथ जब मेरा नंबर आया भाषण देने का, तो बड़े उत्साह के साथ मैंने बस कह दिया था कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। ये मैंने लोगों का जो विश्वास है वो देखकर कहा था। और आज अपनी बात पर मुझे अपने आप में इतना गर्व हो रहा है कि जिस दिन पूरी 6 की 6 सीटों का हमने आकलन किया था, उस समय तो हमारे पास अनुभव पुजारी जी भी नहीं थे, उस समय तो हमारे पास बोध सिंह भाऊ भी नहीं थे। अब तो ये दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी में है। तो निश्चित रूप से आप दोनों के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है।
और आने वाले समय में वाराणसी ही नहीं पूरे बालाघाट जिले में। लेकिन एक बात तो सही है कि ये दो जो नेता हमारे पास आए हैं, इन दोनों के आने का सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी विधानसभा को होगा तो निश्चित रूप से वो वाराणसी का होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। अभी तो भाऊ मुझसे कह रहे थे, मुझसे भाऊ कि हिना जी जहां आवश्यकता हो मैं वहीं आपकी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होता हूँ, सब जगह जाने की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा कि भाऊ आपको तो कमलनाथ जी ने ही बोला है कि भाई, और सबसे बड़ी बात कि हमारे तो स्टार प्रचारक ही अभी बोध सिंह भगत जी और अनुभव मुजारे जी है, इन दोनों के बिना तो हमारी सभा में रौनक भी नहीं आती है। ये आप दोनों की जो एंट्री हुई है, ये कोई साधारण एंट्री नहीं है, ये एंट्री भी जनता की आवाज पर ही हुआ है। आप दोनों लीडर हमारे जनता के लीडर हैं, आप दोनों राजनीति में खासा अनुभव है और इन दोनों को हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है, तो ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बहुत गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। आप सबको याद होगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 150 सीटों का नारा दिया है। वहां राहुल जी ने 150 सीटों का नारा दिया और यहाँ अपन सब लोगों ने मिलकर 6 की 6 सीटों का नारा दिया है। तो हम तो चाहते हैं कि राहुल जी की 150 सीटों में हमारी जिले की 6 की 6 सीटें शामिल हो और हम हमारे इस मंच के माध्यम से कमलेश्वर पटेल जी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं और हमारे नागराज जी को कि आप इतना विश्वास जानिए कि जब मध्य प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट आएगा तो 6 की 6 सीटें आपके कांग्रेस के हाथ में रहेगी। ये हम भरोसा आपकी तरफ से इनको दिलाते हैं। अभी पूरे गांव में कहीं पर भी जाओ या किसी भी कार्यक्रम में जाओ तो लाडली बहना का बड़ा हल्ला रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, भाई महिलाएं मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे घर की तो महिलाएं हैं और आप सब राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको सबको पता है कि लाडली बहना का बड़ा अभी चल रहा है कि 1000 रुपए मामा डाल रहे हैं, तो पता नहीं ये ऐसा मील का पत्थर साबित होगा कि बीजेपी की सरकार दोबारा आ जाएगी, ऐसा शिवराज जी को लगता है। पर ऐसा है क्या? हम नहीं जाएंगे वोट। मैं भी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि जिन महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आ रहे हैं, उन महिलाओं को भी पता है कि ये सरकार जो चुनाव के आखिरी समय में हमारे ऊपर 1000 रुपए खर्च कर रही है, वो इस बात को अच्छे से जानती है, क्योंकि गांव में जो मेहनत करने वाली महिलाएं हैं, रसोइयां, जिनकी तनख्वाह ही बड़े मुश्किल से 1000-2000 रुपए हुई है, उनका हर महीने पैसा देने में ये सरकार रोना रो रही है। आप देख लो कि हमारे जो मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व सहायता की महिलाएं हैं, उनको पैसा हर महीने नहीं मिल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि जो अतिथि शिक्षक हमारे यहाँ स्कूलों में आते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो बच्चों को शिक्षित करते हैं, वो भोपाल में जाकर आंदोलन करते हैं। इसलिए आंदोलन नहीं करती कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। भाई एक बात तो है, आंदोलन यदि तनख्वाह बढ़ाने के लिए हो तो बात समझ में आती है कि भाई अभी जैसे पटवारी हमारे हड़ताल पर बैठे हैं, भाई कई लोग जाते हैं हड़ताल करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा, तो बात समझ में आती है। लेकिन हमने जो मेहनत की है, हमने जो काम किया है, उसका पैसा दो, ये करने के लिए आंदोलन करना, ये तो बहुत ही शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए कि कहीं हमारे अतिथि शिक्षक आंदोलन करते हैं कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली, हमको पैसा दो। हमारी रसोइयां आंदोलन करती है कि हमको पैसा दो, हम कैसे काम चलाएंगे। मध्याह्न भोजन वाली महिलाएं जाती है आंदोलन करने। तो ये सोचने का विषय है और इस बात को आप लोग केवल सुनिए मत। जब आप गांव में जाते हैं, जब आप बैठते हैं, तो इन सब बातों का जिक्र किया करिए, क्योंकि महिलाएं घर में पुरुषों से बाहर नहीं जाती। और बालाघाट जिले की जो तासीर मुझे पता है कि हमारे घर में भले ही हमारा जिला जो है लिंग अनुपात में महिलाएं ऊपर है और पुरुष उससे नीचे है, लेकिन घर में जो निर्णायक भूमिका होती है हमारे परिवार के मुखिया की होती है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोगों की जवाबदारी कि आप उनको इन सब बातों से अवगत करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत भोली भाली और सीधी होती है। और ये जवाबदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है कि एक एक योजना के बारे में जिक्र करो। सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी जब भी मंच भाषण देती है तो अपनी योजनाएं गिनाती है, अपना घोषणा पत्र की बात करती है, अपने वचन पत्र की बात करती है, लेकिन कभी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने दृष्टि पत्र पर निगाह डाली है क्या? भाई कांग्रेस पिछली बार 18 में चुनाव लड़ी थी तो वचन पत्र, दृष्टि पत्र लेकर आई थी, घोषणा पत्र लेकर आई थी।
भारतीय जनता पार्टी भी दृष्टि पत्र लेकर आया था। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि बीजेपी ने भी ऐसा कोई पत्र जारी किया था क्या, पता है क्या? छोटा सा एक उदाहरण बताती हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है। पिछली बार, क्योंकि इस बात को मैंने विधानसभा में भी उठाया, पिछली बार उन्होंने घोषणा किया कि जो लड़कियां, जो बच्चियां 12वीं क्लास में 75% या उससे ज्यादा बनाएगी उसको हम स्कूटी देंगे ताकि वो कॉलेज स्कूटी से जाए। विधानसभा जब लगी, अभी अंतिम कांग्रेस के विधायकों ने हल्ला किया कि आपने अभी तक वचन पत्र के ऊपर बात करी, कांग्रेस को आरोप लगाते हो, लेकिन आप ये बताओ कि जब आपने दृष्टि पत्र जारी किया तो उनमें कौन सी बात को आपने लागू किया? आप खुद सोचो कि बजट का अंतिम सत्र था, जब ये बात कांग्रेस की तरफ से उठने लगी, जब शोर होने लगा, तो शिवराज जी ने को भी थोड़ा ऐसा लगा कि अगर ये हमारे दृष्टि पत्र पर उतर गए तो फिर तो हमारी सरकार ही उतार देंगे। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हम बच्ची को स्कूटी देंगे, लेकिन किन बच्ची को देंगे? पहले तो ये था कि 75% जिसका आएगा या उससे ज्यादा आएगा उसको देंगे, सब बच्चियों को देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया और जब जिन्होंने योजना बनाई तो पता किया कि जो सबसे टॉप करेगी स्कूल में केवल उसी को देंगे। पहले एक स्कूल में मिलने वाले थे 20, अब एक स्कूल में बड़े मुश्किल से मिलेगी एक स्कूटी, क्योंकि जो टॉप करेगी उसी को मिलेगा। तब आप सोच लो, कई बार ऐसा लगता है मुझे कि सपने दिखाने से यदि वोट मिलते हैं तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? ये बीजेपी की सोच है, लेकिन अब वो भूल जाए इस बात। के सेंटर से 600 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और वो घोटाला जब उजागर होता है, पकड़ा जाता है, तो विकलांग जो रहते हैं वो फर्जी निकलते हैं। पूरी तरह से हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके भविष्य को खराब करने का अगर किसी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी परीक्षाओं का तो रिजल्ट नहीं आया और बहुत सारी परीक्षाओं का रिजल्ट आया तो घोटाले की भेंट चढ़ गया। जो अभी शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही। जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई है 6 महीने से उनको कोई सैलरी नहीं दी गई है और मामा के लिए घोषणाएं करते हैं। लाडली